जय हिंद दोस्तों जो आज हम लोग ये सेट नंबर 13 यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं ना दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम वो क्वेश्चन आपके सोल्व कराएंगे जो हमारा जो जीडी का पेपर था आर्मी का, वहां पे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए वो हम सारे क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब भी हमारा आर्मी का पेपर वहां पे लगता है बहुत क्वेश्चन हमारे रिपीट आपके पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो और उसका पैटर्न हमें समझना है कि कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जितने आपके क्वेश्चन कराऊंगा टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो आपके आर्मी जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करें। और मैं कुछ पॉइंट और भी आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पेपर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया और कैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। बस जो चीजें बता रहा हूं आप ध्यान से नोट करते चलना और जो पॉइंट में एक्स्ट्रा बताओ वो भी आप ध्यान रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में वो चीजें रिपीट बहुत ज्यादा आपके पेपर यहाँ पे होती है। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आपका आया था जो कि दानापुर जडारो में आपके जीडी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये बताओ, अच्छा यहाँ पूछा गया चिकित्सा विज्ञान की जो आपके गुर्दा संबंधित शाखा है ये क्या हो जाती है, यानी वो कौन सा होता है जहां पे जो हमारे गुर्दे में कोई प्रॉब्लम होती है वहां पे हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये विज्ञान की कौन सी शाखा आपकी हो जाती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कभी भी आपके पेपर अगर रिपीट होता है तो आप क्या आंसर बताओगे? हम बताएंगे सर हम तो नेफ्रोलॉजी बताएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया जो गुर्दे की इकाई यूनिट क्या होती है, आप नेफ्रॉन वहां पे याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे 3 पॉइंट और याद करना जो पेपर बहुत बार पेपर क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे भी गए हैं। एक चीज ये ध्यान रखना, कभी अगर दोस्तों आपसे ये पूछा जाए अच्छा ये बताओ जो आपका एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी के अंतर्गत किसका अध्ययन आपका यहाँ पे किया जाता है, या फिर आपसे कभी ये पूछा जाए कि जो आपका फार्माकोलॉजी होता है, फार्माकोलॉजी होता है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन आपका किया जाता है। या फिर ये बताओ अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो आपका माइक्रोबायोलॉजी होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन आपका किया जाता है। ये तीनों पॉइंट याद कर लेना, ये अक्सर आपके पेपर रिपीट यहाँ पे होते हैं। तो पहला जो आपका एनाटॉमी होता है इसमें क्या होता है, शरीर की संरचना और अंगों का अध्ययन क्या होता है एनाटॉमी के अंतर्गत आपका किया जाएगा, ये ध्यान रखना। और जो आपका फार्माकोलॉजी होता है इसमें क्या होता है दवाओं का अध्ययन, इसके अंतर्गत क्या होगा दवाओं का अध्ययन आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका माइक्रोबायोलॉजी होता है इसमें क्या सूक्ष्म जीव जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इसके अंतर्गत आपका उनका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। तो ये तीनों चीजें आप ध्यान से रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका जयपुर जडावर में ये पूछा गया था, ये बताओ अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आपका ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित आपका यहाँ पे हो जाता है, कौन सा विटामिन। विटामिन के सारे पॉइंट ध्यान रखना, विटामिन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा हम क्या बता देंगे विटामिन डी। क्या बताएंगे? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर आपका क्या, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ये सी दिया जा रहा है ऑप्शन सी आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये बी कॉम्प्लेक्स है ना विटामिन, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बताओ अच्छा जो आपका बी कॉम्प्लेक्स होता है इसके अन्य नाम आपके बाद बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं इनके अन्य नाम आपको नोट कराता हूं, अगर कोई नाम आपको याद ना हो ध्यान से नोट कर लेना क्योंकि आपके पेपर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों जो आपका बी कॉम्प्लेक्स, जैसे कभी अगर पूछा जाए आपका विटामिन बी1, अब बताओ विटामिन बी1 का अन्य नाम क्या होता है। इनके अन्य नाम बहुत बार पेपर पूछे जाते हैं। तो बी1 का अन्य नाम आप क्या बताओगे? हम बता देंगे थायमीन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थायमीन आपका यहाँ पे हो जाता है। अब विटामिन बी1 की कमी से शरीर में कौन सा रोग होगा? आप बताओगे बेरी बेरी रोग यहाँ पे होता है, विटामिन बी1 की कमी से आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपका विटामिन बी2 होता है इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? आप यहां पे बताइएगा सीधा सीधा राइबोफ्लेविन, राइबन फ्लेविन, ये आप यहां पे याद रखिएगा।
और कभी अगर B2 विटामिन B2 की कमी हो जाती, इसमें क्या होता है, यानी कि चिड़चिड़ा, आपके जो चिड़चिड़े होंठ हो जाते हैं, या फिर जो आपकी जीभ होती है, जीभ में क्या स्वेलिंग आ जाती है, ये किसकी वजह से होता है, आपका विटामिन B2 की कमी से आपका होता है। और इसके बाद दोस्तों आपको जो विटामिन B3 होता है, इसका अन्य नाम क्या याद रखना, इनके अन्य नाम याद करना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या एक विटामिन बी का नाम याद कर लेते हैं, लेकिन उससे जो बी कॉम्प्लेक्स होता है सारे नाम हमें वहां पता होने चाहिए। B3 का नियासिन आपका हो जाता है, और इसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा रोग आपका यहाँ पे हो जाता है, यानी त्वचा हो गया रोग, जिसे आपका डायरिया हो गया या कोई मानसिक विकार हो गया, ये सारे विटामिन B3 की कमी से आपके वहां पे होते हैं। इसके बाद दोस्तों B3 के बाद याद करिएगा विटामिन B5 का नाम याद करेना, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप नोट करें क्या, पेंटोथेनिक, ये नाम आप यहां पे नोट कर लीजिएगा, पेंटोथेनिक लिख लेना। और इसकी कमी से क्या होता है, थकान हो गया, सिर दर्द हो गया, जो हमें महसूस होता है, ये आपका विटामिन B5 की दिक्कत वहां पे होती है। अगर आपको जल्दी थकावट लग रही है, आपको बार बार सर दर्द हो रहा है, ये समझ जाओ आपको विटामिन B5 की दिक्कत है, यानी इसकी कमी आपके अंदर वहां पे हो गई है। इसके बाद दोस्तों एक याद करिएगा विटामिन जो B6 होता है, इसका आप अन्य नाम क्या बताएं, यहां पे नोट करें क्या, पायरिडॉक्सिन, क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन नाम यहां पे याद कर लें। और दोस्तों जो आपको ये पैराडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से क्या होता है, जैसे आपका एनीमिया हो गया या त्वचा संबंधित जितनी समस्याएं आपकी होती, ये B6 की आपकी कमी से यहाँ पे होती, ये अन्य नाम सभी के याद कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो विटामिन B7 होता है, इसका अन्य नाम क्या बताओगे, आप बता दोगे बायोटीन, क्या बताओगे यहाँ पे, बायोटीन बता दीजिएगा। और इसकी कमी से क्या होता है, जैसे बालों का झड़ना हो जाता है, जो बाल हमारे झड़ते हैं ना, ये आपके विटामिन B7 की कमी के कारण से ही आपके वहां पे हो जाते हैं। इसके बाद विटामिन B9 का नाम याद करें, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड, क्या हम लोग बता देंगे, फोलिक एसिड, यहाँ पे ये अन्य नाम इसका यहाँ पे याद रखिएगा। और इसकी कमी से आपका एनीमिया हो गया, या जो आपका नवजात शिशु हो जाते हैं गर्भाशय में, उनको ये प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट हो जाती है, अगर आपके अंदर विटामिन B9 की कमी है वहां पे। इसके बाद दोस्तों एक और याद करना, विटामिन B12, और ये B12 बहुत बार पेपर में आ चुका है, इसका अन्य नाम क्या बताएंगे, यहाँ पे लिखिएगा क्या, कोबालामिन, आप यहाँ पे नाम याद कर लें, क्या, कोबालामिन लिख लें। और इसकी कमी से क्या होता है, आपका जो परनीसियम हो गया या एनीमिया हो गया, तंत्रिका तंत्र की जितनी समस्याएं आपकी हो जाती है, ये सारी विटामिन B12 की कमी से होती है। ये बी कॉम्प्लेक्स जो होता है बहुत बार पेपर यहाँ पूछे जाते हैं, और इनके अन्य नाम ही हमारे पेपर में आते हैं, जैसे आपका GD हो गया, ट्रेडमैन हो गया, वहां पे इनके अन्य नाम ही आपसे यहाँ पूछे जाते हैं, अन्य नाम अच्छे से इनके तैयार कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों ये था कि पेनिसिलिन की आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन जब बंगलोर जेडारो में आया था, पूछा गया था पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, आप क्या बताओगे, जो आपका पेनिसिलिन होता है इसके आविष्कारक कौन हो जाएंगे, आप बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। और इसके अलावा दोस्तों कुछ पॉइंट और आपको पता होने चाहिए, जैसे कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो आपकी कोशिका होती है, कोशिका की खोज अगर पूछ लिया, कोशिका की खोज किसने की थी, आप क्या बताओगे, कोशिका की खोज किसने की, हम बताएंगे रॉबर्ट हुक ने। किसने की है, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। और कब इसकी खोज की थी, ये हम लोग बताएंगे 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसकी वहां पे खोज की थी। इसके बाद दोस्तों कभी आपसे ये पूछा जाए, ये बताओ जो आपका इंसुलिन था, क्या हो जाएगा, इंसुलिन, इंसुलिन की खोज कभी आपसे पूछ ली जाए, इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो आप किसका नाम बताओगे, आप बताओगे सीधा फ्रेडरिक का। इसका नाम बता देंगे यहाँ पे हम लोग, फ्रेडरिक बेंटिंग का नाम आप यहाँ पे फ्रेडरिक बेंटिंग का नाम आप बता दें। और कब इसकी खोज की थी, 1921 ईस्वी में इसकी वहां पे खोज की थी। एक और याद कर लेना, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो आपके जीवाणु होते हैं, जीवाणु की खोज अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, जीवाणु की खोज, तो आप किसका नाम बताओगे, यहाँ पे नाम नोट करना है क्या, एंटोनी, क्या नाम लिखेंगे आप यहाँ पे, एंटोनी वॉन, और यहां लिख लेना ल्यूइन हॉक, क्या लिख लेंगे हम लोग,
लुईन हॉक ने इसकी खोज वहां पे की थी। ये नाम आप यहां पे याद कर लेना। और कब खोज की थी? ये की थी 1676 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ये आपके तीन वो पॉइंट है जो अक्सर हमारे जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, वहां बहुत बार ये आपके रिपीट होते। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। एक सवाल ये पूछा गया, जब पिता के गुणसूत्र के किस संयोजन से लड़की का जन्म वहां पे होता है। दूसरा एक बात ये हमेशा याद करना कि जो आपका मान लड़का होगा, लड़की होता है, ये आपका जो इसमें गुणसूत्र डिपेंड करता है, ये पुरुष के गुणसूत्र पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा लड़की होगा। ये चीज हमेशा आप यहाँ पे याद करिएगा। तो इसका राइट आंसर पहले नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? ये आपका XX हो जाएगा। क्या XX? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे अगर यहाँ पे XY हो जाता तो क्या हो जाता? लड़का होता। और XX हो जाएगा, लड़की आपकी यहाँ पे हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट पहले ये नोट कर लेना, कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए गुणसूत्र की खोज किसने की थी, एक चीज ये भी नोट कर लेना कि जो आपके गुणसूत्र हैं, क्या है? गुणसूत्र अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की थी गुणसूत्रों की, तो आप किसका नाम बताएंगे? आप यहां बताएंगे क्या? वाल्डेयर का। किसका नाम याद करेंगे? वाल्डेयर का नाम आप यहां पे याद कर लेना। और कब बताया था? 1882 ईस्वी में इसकी गुणसूत्र की वहां पे खोज की थी। एक चीज दोस्तों ये याद करना कि अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए जो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है, तो मनुष्य में अगर पूछा गुणसूत्र संख्या क्या बताओगे? आप बताओगे 46 गुणसूत्र होते हैं, या फिर ये बता देना 23 जोड़े, या फिर बताएंगे क्या? 23 जोड़े आपके यहाँ पे हो जाते हैं। इसमें दोस्तों जो आपके ये 22 जोड़े होते हैं, इसमें क्या नोट करना, जो आपके 22 जोड़े होते हैं, इन 23 में 22 जोड़े होते हैं क्या? शारीरिक गुणसूत्र हो जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे? 22 आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके शारीरिक। यहां पे क्या लिख लेना? 22 जोड़े क्या हो जाएंगे? आपके शारीरिक गुणसूत्र यहां पे हो जाते। शारीरिक गुणसूत्र यहां पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका एक जोड़ा बनता है, एक जोड़ा कैसा होता है? एक जोड़ा बनता है, इसे बोलते हैं लिंग निर्धारण गुणसूत्र। इसे क्या बोलते हैं? लिंग निर्धारण गुणसूत्र आपका ये वहां पे बोला जाता है। क्योंकि दोस्तों पुरुषों में क्या होता है? पुरुषों में गुणसूत्र कौन? जो आपका ये लास्ट वाला होता है, पुरुषों में होता है XY होता है। और जो आपकी स्त्री होती है, स्त्री में क्या होता है? वहां पे आपका XX यहाँ पे हो जाता है। ये इसीलिए होता है, अगर देखो पुरुष का Y और स्त्री का X, अगर ये गुणसूत्र आपके मिल जाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे लड़का होता है, यहाँ पे आपका लड़का होता है। और वहीं पे अगर XX गुणसूत्र बन जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपकी लड़की आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि बच्चा हो गया, बच्ची होगी, लड़का होगा, लड़की होगी, ये पुरुष के गुणसूत्र पे हमेशा आपका यहाँ पे डिपेंड करता है। तो ये सारे चीजें आप याद कर लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, अच्छा ये बताओ जो आपका रोटा वायरस टीका का उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? ये दानापुर जेडारो में क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछा गया था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा क्या बताओगे? हम तो बताएंगे डायरिया। क्या बताओगे? डायरिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी एक क्वेश्चन ये नोट करना, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अच्छा ये बताओ जो सबसे पहला टीका था ये कौन सी बीमारी के लिए खोजा गया था और किसने खोजा था और कब खोजा था? ये तीन चीज आप याद करना। यहां पे क्या एक पॉइंट नोट करना, यहां पे नोट करना कि सबसे पहला टीका, सबसे पहला यहां पे नोट क्या लगे? सबसे पहला जो आपके टीके की खोज, टीके की खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? तो यहां पे क्या बताओगे? ये एक नाम याद करना, किसका? आप याद करना, वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर का नाम आप यहां पे याद करना। और कब की थी? ये की थी 1796 में की थी। और इसकी कौन से किसके लिए की थी? ये की थी इन्होंने चेचक के लिए। चेचक का टीका पहला ऐसा टीका था जो आपका वहां पे खोजा गया था। ये चीज यहां पे याद करेगा। और दूसरा एक नाम, ये वैज्ञानिक का नाम बहुत फेमस होता है, लुई पास्चर का। लुई पास्चर का नाम बहुत बार पेपर में आता है। इन्होंने किसकी खोज की थी? यहां बताना है कि कभी क्वेश्चन पूछा जाए जो रेबीज टीका आता है, यानी जो किसी कुत्ता काट लेता है जो उसे रेबीज फैल जाता है, अगर पूछा जाए रेबीज के टीके की खोज किसने की थी,
तब आप किसका नाम बताओगे? लुई पास्चर का नाम यहाँ पे याद करना। ये दोनों आपके बहुत फेमस नाम आपके यहाँ पे हो जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, निम्नलिखित में से किससे विटामिन सी सबसे अधिक होता है? तो विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें होगा? जितने भी आपके खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में क्या होता है? विटामिन सी बहुत मात्रा में आपकी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हम क्या बता देंगे? आंवला आप बता दीजिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर विटामिन सी की बात हो रही है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन सी का अन्य नाम क्या हो जाएगा, आप क्या बताओगे? एस्कार्बिक। क्या बता दोगे आप यहाँ पे? एस्कार्बिक एसिड यहाँ पे आप बता दीजिएगा। एस्कार्बिक एसिड इसका आपका अन्य नाम यहाँ पे आपका हो जाता है। ये चीज यहाँ पे याद कर लेना। और इसके बाद दोस्तों ये पॉइंट नोट ना, कभी अगर पूछा जाए अगर विटामिन सी की कमी हमारे शरीर में आपकी हो जाती है तो आपको कौन सा रोग वहां पे हो जाता है? ये सभी को पता है। विटामिन सी की कमी से क्या होगा? स्कर्वी रोग आपके वहां पे हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक पूछा जा रहा है, मनुष्यों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्या रीजन होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसका कलर लाल ही क्यों होता है? हरा हो जाए, गुलाबी हो जाए, काला हो जाए, सफेद हो जाए, और उसका रंग लाल ही क्यों होता है? इसका रीजन क्या होता है? आप क्या बताओगे? इसका रीजन हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण यहाँ पे आपका लाल रंग यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे 2-3 सवाल और आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बताओ जो हमारे शरीर होता है, जो ब्लड है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में क्या है, महिलाओं में कितनी होती है, या बच्चों में इसकी मात्रा वहां पे क्या होती है? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आज इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? देखो, अगर पूछा जाता जो आपके पुरुष होते हैं, पुरुष में बताओ मात्रा क्या हो जाएगी, या पूछ लिया जाए जो आपकी महिलाओं में, एक पॉइंट क्या नोट कर लेना, यहां पे नोट करते हैं, हमने लिखा मेल लिख दिया, यहां पे लिख दिया फीमेल लिख दो। अब यहां पे लिख दो जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या आपकी होती है? तो मेल में आप क्या बताओगे? इसमें होती है 13.8 से लेके 17.2 आपका, इतनी मात्रा आपकी वहां पे हो जाती है। ठीक है। और फीमेल का पूछा जाएगा, आप बताओगे 12.1 से लेके 15.1 आपके, इतनी मात्रा फीमेल की वहां पे आपकी हो जाती है। और बच्चों में अगर पूछ लिया जाता है तो ये होती है 11 से लेके 16, ये आपकी क्या हो जाएगी? आपके बच्चों में हीमोग्लोबिन की मात्रा हो जाती है। ये सारे चीजें याद कर लेना, अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि जो आप देखो, आप कभी ब्लड डोनेट करने जाते हो ना, आपका ब्लड का सैंपल वहां पे लिया जाता है, और वो सैंपल में यही चेक किया जाता है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है। अगर आपका जो ब्लड वहां पे टेस्ट किया था, अगर ये आपका 13.8 से कम वहां पे निकलता है तो ये बोला जाता है कि आप ब्लड वहां पे डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, यानी कि ऑलरेडी आपके अंदर खून की कमी है, तो आप ब्लड किसी को दे ही नहीं पाओगे। तो यही चेक वहां पे किया जाता है। ये चीजें आप यहां पे ध्यान रखिएगा। एक सवाल में ये पूछा जा रहा, अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से तूतिया किसका अन्य नाम है? किसका अन्य नाम आपका तूतिया यहाँ पे हो जाता है? ये काफी फेमस नाम भी यहाँ पे हो जाता है। आप क्या बताओगे? ये आपका दोस्तों हो जाएगा किसका? कापर सल्फेट का। कापर सल्फेट का होता, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि बंगलोर जेडारो में सीधा सीधा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। और दोस्तों कभी ये आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ जो कापर सल्फेट होता है, इसका बताओ रासायनिक, आपका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? आप बताओगे CuSO4, इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपका हो जाता है। इसका रासायनिक सूत्र भी आप यहाँ पे ये याद रखिएगा। एक सवाल दोस्तों ये था, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एसिटिक अम्ल किसका अन्य नाम है? जो आपका एसिटिक अम्ल होता है, जो अम्ल आप याद करना, जितने भी आपके अम्ल होते हैं ना, यहां से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आपसे वहां पूछ लिए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए जो आपका एसिटिक अम्ल है किसका अन्य नाम है, एसिटिक अम्ल किसका अन्य नाम बता दो, ये बताओगे हम लोग सिरका का। किसका? सिरका का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कुछ अम्ल और याद रखने को, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए मनुष्य के शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो भोजन के डाइजेस्ट करने में या उसमें जो आपके जीवाणु होते हैं उनको मारने में हेल्प करता है, मदद करता है,
क्या बताओगे आप? यहां बताओगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह हमारे पेट में पाई जाती है और जहां यह भोजन को पचाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो यहां पे क्या नोट कर लेना, भोजन को पचाने में हेल्प करेगी। क्या करती है? भोजन को पचाने में ये काफी ज्यादा आपकी यहां पे हेल्प करती है। एक दोस्तों ये याद करना, जो आपका साइट्रिक अम्ल होता है, एक ये भी याद रखिएगा, साइट्रिक अम्ल अगर पूछ लिया जाए, जो आपका साइट्रिक अम्ल होता है, ये साइट्रिक अम्ल आपका किसमें पाया जाता है? तो जो साइट्रिक अम्ल होता है, जितने खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, इनमें क्या होता है? साइट्रिक अम्ल वहां पाया जाता है। तो ये याद करना, अगर पूछा जाए साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, आप बताओ खट्टे फलों में ये अम्ल वहां पाया जाता है। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे आपका नींबू हो गया, नाम यहां पे नोट कर, जैसे आपका नींबू हो गया, या फिर आपका जो संतरा हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, जैसे खट्टे फलों में आपका ये अम्ल वहां पाया जाता है। एक दोस्तों यहां पे ये याद करना, जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है, क्या होता है? लैक्टिक, एक नोट कर लेना, क्या? लैक्टिक अम्ल जो आपका यहां पे होता है, क्या लिखेंगे यहां पे? लैक्टिक। यहां पे सीधा सीधा आप एक चीज ये लिख लेना कि जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है, ये पेपर में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लैक्टिक अम्ल क्या होता है दोस्तों? यह दही और दूध में पाया जाता है जब दूध खट्टा हो जाता है। आप सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब दूध खट्टा हो जाता है उसमें कौन सा अम्ल आपका वहां पाया जाता है? आप बताएं, क्या लैक्टिक अम्ल वहां पाया जाता है? क्या कौन सा अम्ल होगा? लैक्टिक अम्ल वहां पे आता है। और ये पेपर बहुत बार क्वेश्चन यहां पूछा जा चुका है कि जब दूध खट्टा होता है, या आपसे ये पूछ सकता है जो आपकी दही होती है, दही में कौन सा अम्ल होता है? तो आप लैक्टिक अम्ल का नाम वहां पे याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एसिटिक अम्ल को हम लोग देख ही चुके हैं। एसिटिक अम्ल क्या होता है? यह सिरका में पाया जाता है, जो अंगूर या सेब के किण्वन से बनता है, जो अंगूर या सेब के ये किण्वन से आपका बनता है। ये चीज यहां पे याद करें, ये अम्ल कहां पाए जाते हैं, क्योंकि यहां से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, ये बताओ कॉपर सल्फेट के लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और क्या बनता है? आयरन सल्फेट और आपका क्या बनेगा? सिरका बनेगा, भस्म बनेगा, बेकिंग सोडा या कॉपर? क्या चीज आपकी यहां बनती, ये पूछा जा रहा है। जब क्वेश्चन ये जालंधर जेडारो में वहां पूछा गया था, तो हम लोग क्या बताओगे, क्या बनेगा? कॉपर बनता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका कॉपर होता है ना, कॉपर का अगर संकेत पूछा जाए, कॉपर संकेत क्या होता है? ये कॉपर संकेत हो जाता है। और इसके बाद कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ कॉपर का परमाणु संख्या क्या होती है? तो कॉपर की परमाणु संख्या आप क्या बता दो? ये आपकी परमाणु संख्या आपकी 29 यहां पे हो जाती। और ये आपकी एक धातु है और एक पारदर्शी और चमकीला धातु आपका कॉपर वहां पे आपका हो जाता है। और ये जो कॉपर होता है, कभी पूछे कॉपर का रंग तो आपने देखा ही होगा। तो आप देखो जो घरों में बिजली के तार होते हैं, एक तो आपका एल्यूमिनियम का होता है, एक आपका कॉपर का होता है। तो जो आपका कॉपर होता है ना, इसका रंग कैसा होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए इसका रंग कैसा हमें दिखाई पड़ता है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओ कि रंग कैसा बता देंगे हम? सुनहरा लाल रंग होता है, सुनहरा लाल रंग इसका आपका वहां पे हो जाता है। और यह विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक भी आपका वहां पे हो जाता है। इसीलिए जो घरों में लाइट जो तार बिछे होते हैं, वहां पे कॉपर के तार बिछाए जाते हैं। ये इसीलिए आपके कॉपर के तार वहां बिछाए जाते हैं। एक सवाल में ये पूछा जा रहा है जयपुर जडारो में कि का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? किसका तार होगा? ऊन का होगा, जूट का होगा, कपास का होगा या नायलॉन का होगा? तो आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? हम बता देंगे क्या? नायलॉन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। और कभी दोस्तों ये पूछ लिया जाए, जो आपका नायलॉन होता है, इसका आविष्कार कब किया गया? जो आपका नायलॉन होता है, इसका आविष्कार कब बता दोगे? इसका आविष्कार आपका 1935 ईस्वी में वहां पे किया गया था। किसने किया था? आप वैज्ञानिक का नाम क्या बताओगे? एक नाम बताओगे क्या? वाल्टर एलिसन। वाल्टर एलिसन का नाम लिख लेना। किसका? वाल्टर, एक नाम लिखना वाल्टर एलिसन लिख लेना। और इसके बाद एक क्या नोट करोगे? जॉन रे का नाम, जिन्होंने क्या इसका आविष्कार वहां पे किया था। तो ये चीजें आप यहां पे एक बार आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक अगला सवाल ये आता है, इसमें पूछ रहा है कि सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है?
अगर सिरका और बेकिंग सोडा के एक साथ अभिक्रिया करा दी जाए, उनका रिएक्शन करा दिया जाए, तो क्या बनेगा? कॉपर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कॉपर सल्फेट बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो आप इसका राइट आंसर क्या कह दोगे? हम तो कहेंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 गैस आपकी यहां पे बन जाती है। और CO2 गैस का अगर पूछा जाए रंग कैसा है, आप क्या बताओ? ये आपका एक रंगहीन आपका यहाँ पे हो जाता है। और यह ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारकों में से आपका एक यहाँ पे हो जाता है। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, टेम्परेचर जो हमारे वातावरण बढ़ रहा है, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड की भी एक भूमिका का बहुत बड़ी वहां पे हो जाती है। एक सवाल में यह पूछा गया, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ नए बनते हैं क्या कहलाता है? अगर एक से एक नए पदार्थ अलग दूसरा बन गया, क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या फिर जंग लगना, या यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। तो आप क्या कहोगे? रासायनिक परिवर्तन आपका यहां पे होता है। दोस्तों आपको कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे एक तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, ये चीजें सारे आपको यहां पता होने चाहिए। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है कि अगर वह पदार्थ किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट हो गया, बदल गया, अब पुनः अपनी पुरानी अवस्था में ना आ पाए, तो वो कैसे परिवर्तन होते हैं? रासायनिक परिवर्तन आपके होते हैं। जैसे आप ये मान चल सकते हैं, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, आपने गाड़ी के इंजन वहां पे डाल दिया, अब वो मान लो जल गया डीजल, ठीक है, अब क्या जलने के बाद पुनः वो क्या डीजल वापस आपको वहां पे आ सकता है? आप कहोगे नहीं आ सकता है। तो ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं? वो सारे आपके रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे हो गए। और दोस्तों भौतिक परिवर्तन तो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है, यानी वो पदार्थ अगर एक रूप से दूसरे रूप का रूप ले ले और पुनः उसी रूप में फिर बदल सके, वो परिवर्तन कैसे होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि ये मान लो कोई बर्फ होता है, बर्फ पिघल के आपके जल बन जाती है। अब क्या हम जल को दोबारा बर्फ नहीं बना सकते? अब अगर उसी जल को आप ठंडा कर दो तो आपका क्या फिर बर्फ बन जाता है। यानी ये कन्वर्ट आपका एक रूप से दूसरे रूप में हो सकता है। वो कैसे परिवर्तन होंगे हम बताएंगे। भौतिक परिवर्तन वो आपके वहां पे सारे हो जाते हैं। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखिएगा। एक सवाल ये पूछा गया है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? तो क्या बनता है आपसे यहां पूछा गया। क्या लिखा है? जब कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब आपका CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसे आपको चूने का पानी, अगर चूने के पानी में आप इसे प्रवाहित यहां पे कर दोगे तो ये क्या आपका बनेगा हम बताएंगे। ये कैल्शियम CO3 और प्लस H2O आपका ये बनता है। तो हम क्या कह देंगे? ये आपका बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट आपका बना देगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हमारा हो जाएगा। क्या बना देगा? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण आपका ये यहां पे करेगा। तो राइट आंसर क्या बता दोगे आप इसका? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। जबलपुर जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर में ये आपका पूछ लिया गया था। तो एक सवाल ये पूछा गया, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती आपकी यहां पे होती है? तो ये किसके समानुपाती आप यहां बता देंगे। तो इसके आप क्या बताओगे राइट आंसर इसका? ये बताएं क्या? कण का संवेग जो होता है, कण का संवेग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के यहां पे हो जाता है। दोस्तों ये जो आपको एक आवेश दिया गया, आवेश को आपको कुछ आवेश पता होने चाहिए। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, प्रोटॉन का आवेश क्या है, न्यूट्रॉन का आवेश क्या है, उनके आवेश भी आपको वहां सभी सारे चीजें आपको पता वहां पे होने चाहिए। तो अगर दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पे आवेश कितना होता है? तो आप क्या होगा बताओगे? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, माइनस का 19 कूलाम। ये चीज यहां पे याद रखिएगा। इसके बाद कभी आपसे ये प्रोटॉन का पूछ लिया जाए, प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, आप क्या बताओगे? इसमें बताओगे ये प्लस का हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। यहाँ पे आप इस पे आवेश बताओगे। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, आप ये भी चीज याद रखिएगा। अगर आपसे न्यूट्रॉन का पूछा जाए कि न्यूट्रॉन में क्या आवेश होता है, आप बताएंगे न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, उसमें कोई आवेश आपका नहीं पाया जाता है।
एक क्वेश्चन दोस्तों दानापुर जडावर में ये आपसे पूछा गया था आपके पेपर में, ये बताओ अच्छा भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी को लोकप्रिय नाम दिया गया था? जो आपके जीके के 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आपका आता है। तो दोस्तों बताओ भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी, तो रोटी की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? किसको कहेंगे हम लोग? ये कहेंगे पंजाब को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पंजाब में क्या होता है, आप एक तो गेहूं बहुत ज्यादा होता है, एक फिर वहां पे धान होता है। तो जहां पे गेहूं सबसे ज्यादा होगा भाई, रोटियां तो गेहूं की ही बनती है ना आपकी, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, रोटी की टोकरी आपको किसका कह देंगे हम? पंजाब राज्य को आप यहाँ पे कह दोगे। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब ये बताओ अच्छा, जो सूरमा नदी जिसे बराक नदी के भी नाम से जाना जाता है, ये कहां से निकलती, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों जो आपके नदियों के उद्गम स्थल है ना, वो आप ध्यान से वहां पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर नदियों के उद्गम स्थल से पेपर क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हम क्या बताएंगे, ये सीधा सीधा बताएंगे मणिपुर की पहाड़ियों से। क्या बता दोगे? मणिपुर की पहाड़ियों से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आप यहां बता दीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों कुछ नदियों के नाम और जो फेमस है आप वो भी याद कर लेना। जैसे कभी आपसे पूछा जाए जो आपकी गंगा नदी है क्या पूछ लिया जाए, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए जो गंगा नदी है, गंगा नदी के बारे में एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? आप नाम बताओ गंगा नदी की। और गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? हम बताएं गंगोत्री से आपका होता है। तो फिलहाल गंगा नदी की लंबाई अगर हम देखें कितनी हो जाएगी, ये होती है आपकी 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर क्या हो जाएगी, इसकी आपकी लंबाई हो जाएगी। यानी भारत की ये सबसे लंबी नदी आपकी यहाँ पे आपकी हो जाती है। और ये गंगा नदी भारत के कई राज्यों से भी प्रवाहित होती है। जैसे कि आप मान लो आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बाद में लास्ट में वहां प्रवेश कर जाती है। यानी ये कई राज्यों से प्रवाह आपकी वहां पे होती है। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये याद करना कि जो आपकी यमुना नदी, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए अच्छा ये बताओ यमुना नदी की लंबाई कितनी है, तो आप क्या बता दोगे? यहां बताएंगे 1376 किलोमीटर इसकी आपकी लंबाई वहां पे आपकी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों एक चीज ये याद करना कि गोदावरी नदी के बारे में अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए अच्छा ये बताओ दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, आप किसका नाम बता दोगे? आप बताओगे सीधा सीधा गोदावरी नदी का आप नाम वहां पे याद करना। ये पेपर में क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है कि ये बताओ कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी वहां पे कौन सी हो जाती है। और इसकी लंबाई की बात करें ये कितना हो जाएगा 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई आपकी यहाँ पे हो जाती है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था बंगलोर जेडारो में, ये बताओ अच्छा निम्नलिखित में से किसके अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है, तो किसका 1 डिग्री के भीतर है बताओ? एवरेस्ट पर्वत का, ढाका शहर का, इस्लामाबाद का या अमरनाथ गुफा का? तो आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन वहां पे रिपीट हो जाता आप बताएं किसका नाम? एवरेस्ट पर्वत का नाम आप याद करना। और दोस्तों एवरेस्ट पर्वत के बारे में एक चीज ये भी याद करना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए ये बताओ दुनिया की सबसे लंबी चोटी कौन सी है, पहाड़ कौन सा है, आप किसका नाम बताओगे? एवरेस्ट पर्वत का ही नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो आपकी लंबाई है, ऊंचाई है, क्या बताओगे? 8848.86 मीटर आपकी यहाँ पे हो जाती है। या फिर यहाँ पे एक चीज ये नोट कर लेना, इतने क्या हो जाएगा, ये आपके फीट यहाँ पे इसकी लंबाई आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो ये चीजें नोट करना कि एवरेस्ट पर्वत की कभी पूछिए हाइट कितनी है, तो ये हाइट भी याद कर लेना। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए अच्छा ये बताओ, अगर हमने देख लिया विश्व का तो हमने जान लिया, अगर भारत का पूछ लिया भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो किसका नाम बताओगे आप? गार्डविन ऑस्टिन ये तो लिख के आएगा, या फिर K2 पर्वत लिख के आएगा। तो गार्डविन ऑस्टिन का नाम तब बताएंगे जब भारत का पूछा जाएगा सबसे ऊंचा पर्वत भारत का कौन सा है। यहां विश्व का पूछा जाएगा आप एवरेस्ट पर्वत का नाम यहां पे याद रखिएगा। अब ये बताओ अच्छा असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से
कट कर दक्षिण में बांग्लादेश में ये प्रवेश आपकी कर जाती है। कौन सा शहर हो जाएगा? बारकोटा है, धुबरी है, तेजपुर है या बोंगई गांव है। तो असम का कौन सा शहर आप बता दोगे? आप बताएंगे क्या? तेजपुर। क्या नाम बता देंगे हम? तेजपुर बताएंगे। इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों ये आपके देखना सीरियल आपके ऊपर नीचे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आपके पेपर में भी आपके ये ऑप्शन ऊपर नीचे ही आपको दिखाई जाएंगे, क्योंकि ये लखनऊ JEE जब क्वेश्चन पूछा गया था, ये इनके सीरियल भी आपका ऊपर नीचे ही आपका वहां पे दिया गया था। ये चीज यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों यहां पे कुछ चीजें और ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे चीन में किस नाम से जाना जाता है, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से ये पुकारा जाता है। ये चीज भी याद करना। अगर दोस्तों यहां पे अगर हम ये जाने चीन के, एक यहां पे नोट करना, चीन में किस नाम से बुलाया जाता है, या फिर एक पॉइंट ये नोट करना, अगर आपसे बांग्लादेश का पूछा जाए, बांग्लादेश में किस नाम से आपको हम लोग इसे जानते हैं। तो अगर चीन की बात करेगा, चीन में आप क्या बताओ इसे किस नाम से जाना जाएगा? तो यहां पे नाम नोट करें कि यारलुंग। क्या याद कर लेंगे यहां पे? यारलुंग तेंग्सुपो। ये नाम आप यहां पे याद करें, ये चाइनीज नाम हो जाता है, जहां पे ब्रह्मपुत्र नदी को वहां पे इस नाम से बुलाया जाता है। और बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से आपकी ये नदी वहां पे जानी जाती है। तो ये दोनों पॉइंट भी याद करना, ये दोनों पॉइंट भी आपके पेपर में वहां पूछ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या चीज यहां पे आपकी दी जा रही है। इसमें एक चीज ये पूछा गया है, ये बताओ जो आपका हीराकुंड बांध है, ये आपका किस नदी पे बनाया गया है? कौन सी नदी है? महानदी है, गोदावरी है, आपका बेलवा है या कृष्णा है? तो जो आपका हीराकुंड बांध है ये कौन सी नदी पे आप बता दोगे? आप बताओगे सीधा सीधा महानदी। क्या बताएंगे? महानदी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट और आप ध्यान रखना कि जो आपका हीराकुंड बांध, अगर ये पूछ लिया जाए किस राज्य में आपका स्थित है, तो राज्य का पूछा जाता है, हम बताते हैं क्या? ओडिशा राज्य। कौन सा राज्य बताएंगे? हम बताएंगे ओडिशा राज्य, हम लोग बता देंगे। और इसके बाद पूछा जाए ओडिशा राज्य के कौन से जिले में, अगर जिला आपसे पूछ लिया जाता है, आप बताएंगे संबलपुर। क्या बता देंगे? हम बताएंगे संबलपुर जिले में आप यहां बता देंगे। और ये बांध कौन सी नदी पे बना है? अभी हमने देखा ये महानदी पे ये बांध आपका बनाया गया है। और ये बांध कब बनाया गया था आप बताओगे? इस बांध में जो आपका काम शुरुआत हुआ था, यानी काम की शुरुआत आपके 1957 में इसमें काम शुरू किया गया और 1960 में ये आपका कंप्लीट वहां पे हो गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका ये बांध दिया जा रहा है हीराकुंड बांध, ये बांध महानदी पे कब बनना शुरू हुआ था? हम बताएंगे 1957 में। अब बना कब कंप्लीट हुआ था? 1960 में ये आपका कंप्लीट यहाँ पे आपका हो गया था। एक क्वेश्चन जो आपका दानापुर JEE में ये पूछा गया था कि नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? ये किसकी प्राकृतिक किस्में? ये आंसर सभी को पता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हम बता देंगे एल्यूमिनियम सल्फाइड। क्या बता दोगे आप यहाँ पे? नहीं, इसका हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होगा? एल्यूमिनियम आपका ऑक्साइड हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या बताओगे आप? Al2O3। यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान से नोट करना, दानापुर JEE में सीधे सीधे क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया गया था। अब देखो एक क्वेश्चन दो, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पे ध्यान से क्या दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो यहाँ पे दिया कि तीसरा है, चौथी है, दूसरी है या सातवीं है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं थी या जो आपका योजना आयोग था, ये पहली पंचवर्षीय योजना आपकी कब लागू हो गई थी? पहली वाली कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। पहले इसका राइट आंसर क्या बता दो? ये हम बताएंगे दूसरी। क्या बता दोगे? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी यहाँ पे हो जाएगा। और कभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब यानी कौन से वर्ष वहां पे हुई थी, तो आप कौन सा वर्ष बताओगे? आप बताओगे 1951। क्या बता दोगे यहाँ पे? 1951 बता। नेहरू सरकार द्वारा ये आपकी वहां पे की गई थी। और इसके बाद उसे ये ध्यान रखना है
कि जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक थी? 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक ये पहली पंचवर्षीय योजना थी यहाँ पे। और यह योजना देश के समग्र विकास की दिशा को निर्धारित वहां पे करती थी। तो ये पॉइंट भी नोट करना कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से आपकी हुई, हम बताएंगे 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था आप बताओगे? 1951 से 1956। ये चीज यहाँ पे याद रखिएगा। एक सवाल ये पूछा गया, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने बराबर होता है? तो ये सभी को पता है कि जैसे जो हमारा वेट होता है ना, अगर आप अपना वजन चंद्रमा पे तौलेंगे तो आपका जितना वेट पृथ्वी पे होगा ना, उसका 1/6 आपका चंद्रमा पे वेट आपका होगा। तो आप राइट आंसर क्या बताओगे? छठे भाग बता दोगे। क्योंकि दोस्तों जो आपका भार होता है, भार क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? ये आपका होता है mg होता है। क्या होता है? mg होता है। जी क्या होता है? वह गुरुत्वीय त्वरण आपका यहाँ पे होता है। क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से यह पृथ्वी पे ज्यादा है, इसीलिए हमारा भार पृथ्वी पे ज्यादा है। अब यहीं पे अगर जी का मान आपका कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे भार भी आपका वहां पे कम हो जाता है। यानी ये मान चलो अगर पृथ्वी पर आपका वेट आज 60 किलो है तो चंद्रमा पर अगर आप अपना वेट वहां पे करोगे, इसका 1/6 कितना हो जाएगा? 1/6 आपका हो जाएगा 10 केजी यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा पर आपका वेट कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम हो जाएगा। यही चीज आपसे यहाँ पूछी जा रही है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ तो भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका यहाँ पे कौन सा हो जाता है? तो ये हम सभी को पता है कि जो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे क्या बता दोगे? आंध्र प्रदेश का नाम बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि अभ्रक सबसे ज्यादा आपका आंध्र प्रदेश राज्य में आपका यहाँ पाया जाता है। एक सवाल में ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा, अच्छा ये बताओ भारत में चिश्तिया सूफी मत को किसने स्थापित किया था? इस मत को किसने वहां पे स्थापित किया गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है आगरा ARO में। तो आप यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन में क्या बताओगे? हम बताएंगे क्या? ख्वाजा मोइनुद्दीन। क्या बता दो? ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम आप बता देंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और ये इसका राइट आंसर क्या? और यहाँ पे ये याद करना है, ये मोहम्मद गौरी के समय 1192 में भारत आए और अजमेर में अपने एक खानकाह की स्थापना भी इन्होंने वहां पे की थी। तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे? ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ये आया है कि अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने वहां पे किया था? चार ऑप्शन क्या? पहला है अबुल फजल, एक है फैजी, एक है क्या अबुल कादिर बदायूनी, और चौथा क्या? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब बताओ किसने आपका महाभारत का ट्रांसलेशन आपका किसमें किया था? अनुवाद आपका फारसी भाषा में, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? आप इसका राइट आंसर क्या बता दोगे? आप सीधा सीधा क्या राइट आंसर बताएंगे? हम यहां बताएंगे अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या बताओगे? अब्दुल कादिर बदायूनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये बदायूनी वहां पे दिया जा रहा है ना, बदायूनी ने अकबर को कोसता काफी था, क्योंकि इससे ये लगता था कि अकबर की वजह से हमने हिंदुओं के कई देवी देवताओं के नाम वहां पे लिखे थे, इसी वजह से ये अकबर को बहुत कोसता था वहां पे। एक बार क्वेश्चन ये आपके पेपर पूछा गया था कि ये बताओ जो आपका बदायूनी है ये अकबर को क्यों कोसता था? इसीलिए कोसता था, इसने क्या क्या करा था? रामायण का अनुवाद किसमें करा दिया था? फारसी में वहां पे करा दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासन जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था? कौन आया था? विलियम हॉकिंस होंगे, विलियम फिंच होंगे, पिट्रा डेला विला हो जाएंगे, या आपके एडवर्ड टेरी होंगे? कौन आपके हो जाएंगे? तो आप क्या आंसर बताओगे? इसका राइट आंसर हम तो बताएंगे विलियम हॉकिंस का नाम आप यहाँ पे याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या बताओ? यानी कि 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कैप्टन विलियम हॉकिंग
सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर बादशाह जहांगीर दरबार में उपस्थित वहां पे हुआ था। और जो आपका हॉकिंस होता है ये आपका तुर्की एवं फारसी भाषा बोल सकता था, और जहांगीर ने उससे काफी प्रभावित भी हुए थे क्योंकि जो आपका ये हॉकिंस था ये आपका क्या फारसी भाषा बोल सकता था, तुर्की भाषा भी बोल सकता है, इसलिए काफी इंप्रेस भी वहां पे आपके हुए थे। और उसने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां की उपाधि से भी सम्मानित वहां पे किया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा इनको क्या दिया गया था, आप यहां पे याद करें, यानी कौन सी उपाधि यहां पे दी थी, इसने उपाधि भी नोट कर लेना, पेपर में ये उपाधि भी पूछी जाती। एक उपाधि क्या नोट करना, 400 का मनसब, क्या नोट करेंगे, 400 का मनसब, एक ये नोट करना, मनसब याद कर लेना, एक ये नोट करना क्या, फिरंगी, एक क्या नोट करेंगे यहां पे, नोट करेंगे क्या, फिरंगी खा की उपाधि दी थी। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विलियम हॉकिंग को कौन सी उपाधि वहां पे दी गई थी, तो फिरंगी खा की उपाधि वहां पे दी गई थी। और 1608 आप ये डेट यहां पे याद रखिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया कि अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वर्ष 1931 में बंद कर दिया गया था, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा। जब ये आपका जबलपुर एआरओ में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था, इसका राइट आंसर आप बता दो, इन 4 ऑप्शन में हमारा कितना आपका यहाँ पे हो जाता है। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आप क्या बता दो, ये बताओ क्या, गांधी इरविन पैक्ट, जो आपका ऑप्शन ए आपका यहाँ पे दिया जा रहा है, यानी गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वर्ष 1931 में आपका बंद वहां पे कर दिया गया था। आप क्या बताओगे, सीधा सीधा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व यहां पे किसने किया था। ये बेसिक सवाल, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका, अक्सर सभी को ये क्वेश्चन यहाँ पे रटा होगा। तो कानपुर में 1857 की जो क्रांति यहाँ पे हुई थी, इसमें जो नाना साहब ने इसका नेतृत्व वहां पे किया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और आगरा एआरओ में सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछा गया था। एक सवाल दोस्तों ये पूछा गया, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां में पाया जाता है। सबसे जो आपके ज्वार भाटा आते हैं उसमें जो आपका ज्वार होता है, तो सबसे ऊंचा ज्वार कहां पे आता है, भारत में आएगा, चीन में आएगा, कनाडा में आएगा, रूस में आएगा, कहां पे सबसे ऊंचा ज्वार आपका यहां पे आता है। तो ये क्वेश्चन कभी आपके पेपर में अगर पूछ लिया जाए, आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे, हम तो बताएंगे कनाडा में। कनाडा में सबसे ऊंचा आपका ज्वार आता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और वहीं पे इसकी ऊंचाई की बात करें कि इसकी ऊंचाई क्या रहती है आपकी, लगभग 15 से लेके 16 मीटर, 15 से लेके 16 मीटर तक इसकी ऊंचाई वहां पे होती है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपका ज्वार होता है, ज्वार क्या रीजन होता है, जो आपका ज्वार यहाँ पे आता है, ज्वार के बारे में क्या बताओगे, चंद्रमा एवं सूर्य का जो आपका आकर्षण शक्ति होती है, इसी कारण क्या होता है, जो आपका समुद्र का जल होता है क्या काफी ज्यादा आपका उठ जाता है, समुद्र हो गया, महासागरों का जल होता है, यानी ये काफी ज्यादा ऊंचाई तक आ जाता है, इसे ही आपका ज्वार वहां पे कहा जाता है। और सबसे ऊंचाई 15 से लेकर 1600 मीटर ज्वार कहां पे आता है, आप कनाडा देश का नाम आप यहां पे याद रखिएगा। एक सवाल में ये पूछा जा रहा, मैथ का सवाल हमारे यहाँ दोस्तों स्टार्ट हो जाते हैं, और दोस्तों जो आपके मैथ के सवाल आते हैं ज्यादा आपके वहां पे हार्ड नहीं होते हैं, बस थोड़ी कैलकुलेशन आपकी अच्छी यहाँ पे होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, सारे आंसर आप बड़ी आसानी से वहां पे दे पाएंगे। देखो पहला सवाल क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ो, इसमें दिया गया ए और बी एक व्यापार में भागीदार हैं। ए ने 15 माह के लिए पूंजी का 5वां हिस्सा लगाया और बी को लाभ का 2/3 हिस्सा मिलता है। बी का धन कितने माह के लिए व्यापार में निवेश किया गया। तो ये आप सभी को पता होगा कि आप जितने रुपए वहां पे लगाओगे और जितने समय के लगाओगे उतना ही ज्यादा आपका मुनाफा वहां पे होता है। देखो यहाँ पे क्या फार्मूला हम लोग लगाएंगे, हम मान चलते हैं कि 2 बंदे हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट वहां पे कर रहे हैं। पहले दिया ए और बी, 2 बंदों की बात हो रही है, हम लिख देते हैं एक बंदा हमने ए यहाँ पे लिखेंगे और इसके नीचे हम बी वाले का यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखो पहले दिया गया है कि आप जितना पैसा लगाओगे और जितने टाइम के लिए लगाओ वही आपका क्या होता है, प्रॉफिट यहाँ पे होता है, वही प्रॉफिट आप लोगों वहां पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि ए ने 15 माह के लिए पूंजी का 5/5वां हिस्सा,
यानी कि अगर पूंजी आपकी 1/5 भाग है, पांचवा हिस्सा मतलब 5वें हिस्से का एक हिस्सा आप लगा रहे हो, तो हमने क्या लगा दिया, ए ने कितना पैसा लगाया, ए ने पैसा लगाया 1/5, 5 का एक हिस्सा लगाया, और कितने महीने के लगाया हम बता रहे हैं 15 माह के लगाए। आप यहाँ पे गुणा कर दिया 15 से, हमने सीधा सीधा गुणा आपने कर दिया। ठीक, आप देखो अब ये बताओ, अगर इसने 1/5 हिस्से का एक हिस्सा इसने लगाया, तो बचा हुआ हिस्सा कौन लगाया, बी ही तो लगाएगा। बी कितना लगाएगा, वो लगा देगा 4/5, यानी 5 में एक इसने लगा दिया, बी अब कितना लगा देगा, 4 हिस्सा ये लगा देगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, कितने महीने के लिए लगाया है, ये आपका निकाला है। अब यहां पे इनका देखो जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इसी में डिवाइड होगा। यहाँ पे प्रॉफिट क्या दिया जा रहा है कि हिस्सा लगा, और यहां पे दिया जा रहा है कि हिस्सा लगाया और बी को लाभ का 2/3, यानी जो आपका बी अगर 2/3 2/3 होता है, तो बी का लाभ का 2/3 मिलता है, यानी कि 3 भाग में 2 हिस्सा इसको मिल जाता है। तो यहां पे क्या लिखा, आपको जो प्रॉफिट हुआ इसका 2/3 इसका हुआ। अब ये बताओ 3 हिस्से में अगर दो हिस्से मिल गया, बचा कितना हिस्सा, एक हिस्सा बचा। अब ये एक किसको मिलेगा, इसको मिल जाएगा। अब इसको सोल्व करके आप इस m का मान निकाल दो, यही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे इस 3 से ये 3 हम काट देते हैं, इस 5 से ये सीधे सीधे 5 आपका यहाँ पे कट गया। ऊपर कितना बच रहा, ऊपर यहाँ बचा क्यों, 1 बचा, ये यहाँ 2 बचे, बराबर क्या कर दोगे, यहाँ देखो ऊपर क्या बचा आपका 15 बच रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है आपका 4m यहाँ पे बच रहा है। अब ऐसे सॉल्व करो, यहाँ पे क्या किया, 2 से 2 हमने काटा, 2 हो गया। अब m क्या हो, तिरछा आप गुणा करोगे, यहाँ पे तिरछा गुणा करो, m यहाँ पे आ जाएगा, तो महीना है मंथ, m बराबर क्या हो जाएगा आपका जो यहाँ पे दिया गया 15/2, तो 15 का आधा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 का आधा क्या लिख दोगे, 7 सही 1/2, इसका आधा 7.5 तो होता है। इतने माह के लिए इसने पैसा वहां पे लगाया था, तो आप राइट आंसर क्या कह दोगे इसका, ऑप्शन नंबर ए हमारा सीधा सीधा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिएगा कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे ला सकते हैं। एक अगले सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल में, अच्छा ये बताओ इसका राइट आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा। इसमें ये पूछा गया, एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, उनमें से कुछ सेब खराब निकलते हैं और फेंक दिए जाते हैं, और वह 3.50 प्रति सेब के हिसाब से शेष सेब बेच देता है और उसे 198 रुपए का लाभ होता है। तो फेंके गए सेबों का परसेंटेज बताना है, कितने सेब हमने वहां फेंके, उसका परसेंटेज आखिर क्या आपका है। देखो यहां पे ये बताओ, यहां दिया जा रहा प्रॉफिट, तो आप पहले ये बताओ अगर प्रॉफिट आपका 198 रुपए, तो आपने टोटल बेचा कितने का। अगर आप यहां हम ये बता सकते हैं, अगर हमने 600 रुपए लगा दिए खरीदने में, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, आप तो यही बताओगे 600 रुपए हमने खर्चा ही किया था, उसमें हमने 198 का प्रॉफिट भी कमा लिया, तो हमने बेचा कितने का था, हम टोटल बेचेंगे 798 रुपए, तो आप यहां बेचोगे। अब ये बताओ आपने शुरुआत में कितने सेब खरीदे थे, हम बता रहे 240 सेब आपने वहां पे खरीदे थे, अब बेचा कितने रुपए का, 798 रुपए का, और एक सेब कितना का बेचा, हमने बेचा है 3.50 का आपने बेचा है। तो ये बताओ एक सेब का आप कितने सेब आपने बेचे, पहले ये निकाल लो। देखो 798 टोटल हमने बेचे हैं, और एक हमने बेचा कितना 3.50 का। अब इसको अगर आप डिवाइड करो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ गया 228 हमारा, ये आपका निकल के यहाँ पे आपका आ जाएगा। यानी कि 240 सेब हमने खरीदे थे और 228 सेब ही हमने बेचे थे, तो कितने सेब हमारे सड़ गए जिन्हें हमने फेंक दिए थे वहां पे। तो आप सीधा सीधा बताओगे 12 सेब यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि 12 तो हमारे खराब हो गए जिनको हमने फेंक दिए। अब यहाँ पूछा जा रहा है फेंके गए सेबों का परसेंटेज क्या है, तो 12 सेब हम जो फेंके ऊपर लिख दोगे, पहले कितने सेब थे 240, उसे आप यहाँ नीचे लिख दोगे। परसेंटेज के लिए क्या कर दो, गुड़े आप यहाँ पे 100 कर दोगे, तो कितना आ गया 12 दूना 24 हुआ, 20 हुआ, 0 0 काट दिया, 2 से काटा कितना हो गया 5 यहाँ पे निकल गया। 5% सेब हम लोग क्या करेंगे फेक आपके ये दिए जाते हैं। आप सीधा सीधा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कैसे इसका आंसर आप यहाँ पे ला सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो आपका एक अगला सवाल मैथ का आता है, इसमें ये पूछा जा रहा है एक बाल्टी में 11:12 के अनुपात तरल पदार्थ है, ए और बी है, इस मिश्रण में से 92 लीटर निकाल लिया जाता है
और 92 लीटर बी इसे भर दिया जाता है। अब यह अनुपात 9:10 में बदल जाता है। तरल बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए कितनी आपकी यहाँ पे हो जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मैं पिछला जो प्रैक्टिस सेट एक मैंने वहां पे कराया था, ये सेम सवाल आपका एक दूसरे एआरओ में वहां पे रिपीट हुआ था। जैसे कि आपका दानापुर जडारो में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन आपको यही सेम क्वेश्चन दूसरे पेपर में आपका रिपीट वहां पे हुआ था, जिसका मैंने सॉल्यूशन आपके पिछले जो प्रैक्टिस सेट वहां पे कराया, वहां पे इसका मैं सॉल्यूशन वहां पे कराया था। तो अगर आप वो सेट वहां पे सॉल्व किए होंगे, इसका आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके पेपर रिपीट क्वेश्चन यहाँ बहुत पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों जो मैंने आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रखे, जहां पे आपके मान चल 2000 से लेकर 2024 तक जितने भी आपके पेपर हुए थे, वहां पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा रखे, और जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको दे रखे वो तैयार करके पेपर देने चाहिए। आपके पेपर क्वेश्चन सीधे सीधे वहां से आपको दिख जाएंगे। इसके बाद दोस्तों एक आपका अगला जो सवाल आता है, इसमें ये पूछा जा रहा है 27,000 की राशि को दो भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर 15% वार्षिक दर पर ए और बी यानी 2 वर्ष 4 वर्ष बाद प्राप्त इनका जो साधारण ब्याज है वो आपका बराबर है। तो ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज बताओ कितना हो जाएगा, दोनों से कितना ब्याज हमें मिल रहा है, ये आपसे पूछा गया। देखो यहाँ पे दोनों का ब्याज आपका बराबर है, तो आप एक का ब्याज निकाल लो वहां पे, और जितना उसका निकले उसका 2 से गुणा कर दो, डबल कर दो, तो आप दोनों को हो जाए, क्योंकि ब्याज तो दोनों के आपके बराबर ही यहाँ पे आपके आ रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करो, ध्यान देखो। हम ये मान चलते हैं आपके दो राशि, एक आपकी ए है, एक आपकी बी है, ठीक है। हमने माना कि ए को आपने क्या किया 15% दर से आपने दो वर्ष के लिए जमा किया, और इसको क्या किया बी को भी आपने क्या किया 15% की दर से हमने इसे 4 साल के लिए यहाँ पे जमा किया, क्योंकि ये चीज आपके 2 वर्ष 4 वर्ष दिया जा रहा है और दर दोनों के बराबर 15% यहाँ पे दे दी गई। अब ये बताओ, अच्छा अगर हमें ये पता है कि जो अगर आपके ब्याज बराबर है तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे आप 100 कर दोगे, और दोनों के ब्याज बराबर, हम इसे इक्वल यहाँ पे कर सकते हैं। हम ये मान चलते हैं जो आपका ए और बी राशियां है ना, ये ए और बी का जो आपका योग फल है, ये आपका 27,000 आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। अभी देखो, अगर हम ये मान चले एक राशि आपकी ए है, इसको अगर 15% दर से आपने 2 साल लिए जमा किया, तो हमें जो यहाँ पे ब्याज मिलेगा, वैसे आपकी जो बी राशि है इसको आपने 15% दर से जो 4 साल लिए जमा किया, इसमें जो आपको ब्याज मिला, ये दोनों ब्याज आपके बराबर है। तो हम यहां से ए रेशियो बी रेशियो मान निकाल के हम पहले ये निकालेंगे आखिर ए को कितना रुपए है, बी का कितना भाग यहाँ पे आपका आता है, ठीक है। देखो अब यहां से इस 100 से ये 100 सीधा सीधा हमारा कट गया, इस 15 से ये 15 पे कट गया, 2 से इससे काटा, 2 दूना 4 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं, अब ये बी इसके नीचे ले आओ, तो हम ये बोल सकते हैं ए अनुपात बी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 2:1 आपका हो गया। दोस्तों यहाँ पे दो आपका ये 2:1 कितना, ये आपका 3 के बराबर है। अब यही 3 आपका दिया गया 27,000, ये हमें पता है 3 बराबर क्या हो गया, हमें दिया गया 27,000 के बराबर आपका दिया गया। एक बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 9,000 के बराबर हो गया। तो ये बताओ ए का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 का 2 है, ये हो जाएगा आपका 18,000 यहाँ पे हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9,000 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये इसका 2 गुना है, डबल है यहाँ पे। अब यहां पूछा जा रहा है हमें बताओ कुल ब्याज क्या होगा, तो आप किसी एक का ब्याज निकाल लो, उसका डबल कर दो, कुल ब्याज आपका हो जाएगा, क्योंकि ब्याज हमारा दोनों का बराबर है। तो मान लो हम ए का ब्याज निकाल लेते, ए वाले इसमें सारे फॉर्मूले आप रख दो, जहां पे ए लिखा है वहां पे क्या कर दो, आप रख दो सीधा 18,000। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया, हमने क्या 18,000 आपने यहाँ पे रख दिया, तो 18,000 गुणे 15 का 2 साल गुणे 2 करोगे, बटे क्या कर दिया हमने 100 कर दिया। यहां से हमें क्या निकल के आया, ए का ब्याज निकल आएगा। अब ये दोनों ब्याज जब बराबर हैं तो हमने क्या किया, इसका 2 से गुणा और हमने कर दिया, यानी दोनों का ब्याज हमारा निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों के ब्याज आपके यहाँ बराबर दिए गए हैं। तो इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 जीरो सीधे सीधे हमारे ये आपके कट जाएंगे। आप अब इसे सॉल्व करो, कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा 10,800। इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 10,800 हो जाएगा आपका। तो हम ये कह सकते हैं दोनों का जो ब्याज होगा 10,800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिएगा कैसे इसका आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों इसमें क्या बोला गया, अच्छा ये बताओ
दो पाइप ए और बी एक टैंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में आपके भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए बी को यानी पाइप बी को कितने समय बाद आपका बंद करना है। यानी जो ए पाइप है वो लगातार आपका चलेगा 12 मिनट तक, लेकिन ये पूछा गया है ये बताओ पाइप बी को हम कब वहां पे बंद कर देंगे कि पूरी टंकी आपकी 12 मिनट में आपकी भर जाए। ये चीज आपकी यहां पूछी जा रही। कैसे ये क्वेश्चन जब भी आपके पेपर में आए कैसे आप इसे सॉल्व करोगे, ध्यान से आप देखो। देखो यहां पे दो टंकी की दो पाइपों की बात हो रही। एक पाइप हमने माना ए पाइप हो गई, एक पाइप आपकी यहाँ बी पाइप हो गई, दो पाइप आपकी ये यहाँ पे हो जाती है। जो पहली पाइप आपकी है ये पहली पाइप है ये आपकी 18 मिनट में ये क्या कर रही है आपकी 18 मिनट में भर रही है, और दूसरी पाइप आपकी 24 मिनट में आपकी भर रही है, जो कि आपकी सीधा सीधा आपको 18 मिनट 24 मिनट यहाँ पे दिया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो गया हमारा हो गया 72 आपका हो गया। देखो 72 क्या हो जाता है ये आपका ये आता है कि जो आपकी टंकी है उसमें कितना पानी आपका भरा जाएगा, कितना पानी भरा जाएगा हम बताएंगे। 72 लीटर से टोटल टंकी पानी वहां पे आता है, ठीक है। अब ये बताओ 18 का भाग 72 में करो कितनी बार जाएगा, ये आपका 4 बार गया। 24 का भाग 72 में करो ये आपका 3 बार जाए। इसका मतलब ये है कि जो आपका ए नल है ये आपका 4 लीटर पर मिनट पानी टंकी में भरता है। 1 मिनट कितना भर रहा है 4 लीटर। दो अब यहां पे सवाल में आ जाओ क्या दिया गया है बी को कब बंद किया जाएगा, यानी जो ए है ये लगातार आपका चल रहा है। तो ए जो नल है अगर 1 मिनट में 4 लीटर पानी भर रहा है तो ये नल जब आपका 12 मिनट लगातार वहां पे चला होगा तो इसने कितना पानी भर दिया होगा 4 गुणे 12 कर दो, ए कितना पानी भर दिया बढ़ चौक 48 लीटर। 48 लीटर इसने पानी यहाँ पे आपका भर दिया। तो पानी बचा कितना टंकी में कि जो खाली टंकी कितनी बची है। तो अगर टोटल 72 लीटर आपको पानी आता था, 72 में 48 लीटर ऑलरेडी पानी भर गया है तो 24 लीटर ही तो पानी टंकी खाली है। तो ये 24 लीटर पानी किसने भरा होगा, ये भरेगा बी यहां भरेगा। और बी जो है अगर 1 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है तो ये बताओ अच्छा 24 लीटर पानी भरने में कितना टाइम लेगा, 3 से भाग और 3 बटे 24 8 मिनट का टाइम लिया होगा। यानी 8 मिनट में इसने 24 लीटर पानी भर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ जो आपकी बी नल है इसे 8 मिनट में आपका बंद कर दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे यहाँ पे आपका हो जाता है। तो ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, कैसे इसका सॉल्व होगा बाद में एक बार आप जरूर इसे सॉल्व करिएगा। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि 3, 12, 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कौन सी आपकी हो जाएगी। दो एक चीज हमें ये पता है कि तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी होती है, आप सभी को पता है एक ये आपकी होती है जो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की। लेकिन सवाल में ये पूछा गया है हमें वो संख्या बताओ जो 3 और 12, 24 और 36 इनसे विभाज्य आपकी हो जाए। तो जब भी आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा सबसे पहले क्या करना है 3, 12, 24 और 36 ये चीजें जो आपके दी जा रही इसका आपको निकालना एलसीएम। इनका क्या निकालना आपको एलसीएम यहाँ पे ले लेना है। तो जब हम 3, 12, 24 और 36 इनका एलसीएम निकालोगे कितना हो जाएगा आपका 72। एलसीएम क्या हो जाएगा 72। तो एलसीएम निकालना आप सभी को पता है कि एलसीएम कैसे आपका निकाला जाता है। तो आप 3, 12, 24, 36 का एलसीएम निकालोगे 72 आपका आ जाएगा। बस अब क्या करना है इसी 72 से आप इस संख्या को यहाँ पे भाग कर दो। तो भाग करें कितना बार जाएगा एक बार जाएगा। आपने यहां लिख दिया सीधा 72 लिखा। अब इसमें माइनस करो कितना आपका हो जाएगा, ये आपका होगा 9 में 2 घटा 7 हुआ, 7 9 घटे कितना आ गया ये आपका 2 हो गया। अब ये 9 आपका यहाँ पे एक और यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। अब ये बताओ कितनी बार आपका जाएगा 279 में कितनी बार जा रहा है। तो हम कितनी बार जाएगा क्या बताओ कितनी बार जाएगा, ये आप यहाँ पे सीधे लिख दो कितनी बार जाएगा। आपने लिखा 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 216 आपका हो जाएगा। 216 माइनस करो कितना हो गया ये आपका 63 हो गया। देखो अब ये जो आपकी 63 संख्या ज्यादा शेषफल आ रही है ना इसे इसमें आप माइनस कर दो। जब आप ये 999 में जब हम यहाँ 63 आप माइनस करोगे ये कितना निकल के आ गया 936 हमारा निकल के आ गया। तो आप क्या कह दोगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी वो 936 हो जाएगी, जो कि 13, 12, 24 और 36 सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। तो आप राइट आंसर क्या बताओगे 936 यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा
इसका प्रैक्टिस करिएगा। ये सीधा सीधा नागपुर एआरओ में आपके आर्मी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। देखो मिलता जुलता सेम उससे ही मिलता जुलता ये सवाल भी आपका यहाँ पे हो जाता है। इसमें ये पूछा जा रहा है वह छोटी छोटी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाज्य हो वो क्या हो जाएगी। वह छोटे को यहां जब आपकी छोटी छोटी संख्या लिख के आ जाए, ठीक है, और यहां पूछा जा रहा है पूर्णतः विभाज्य वो संख्या क्या हो जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पेपर में आपका रिपीट हो, जैसे ये कोल्हापुर एआरओ में आपके एग्जाम में आया था, तो आप इसे कैसे सॉल्व करो। तो आप क्या करो, सीधा छोटी छोटी बात होगी, आप एलसीएम लेना है यहाँ पे। तो 12, 15, 18, 27 आप इनका एलसीएम निकालो कितना होगा। यहां एलसीएम बता सकते हो 12 क्या लिखा है 12, 15, 18 12 है, 15 है, 18 है, इसके बाद क्या है 27। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इनका आप एलसीएम निकाल दो, जो एलसीएम आपका आएगा वही आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो पहले क्या किया हमने, इसे 2 से काटा, आपने 2 से काटो, यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका 6 हो जाएगा, ये 15 ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका 9 हुआ, ये 27 यहाँ पे लिखा रहेगा। अब क्या करो, अब इसे हमने क्या कर दिया, आपने एक बार 3 से काट दो, तो देखो 3 दूनी 6 हुआ, 3 5 15 हुआ, 3 3 का 9 हुआ, 3 9 27 आपका हो गया। ठीक है, अब देखो आप किससे काटो, 2 से काट, 3 से काटो, छवि ये 2 ही लिखा रहेगा, ये आपका 5 ही रहेगा, ये आपका कितना 3 1 के 3 हो गया, 3 3 का 9 आपका हो गया। अब इसे आप देखो एक बार 3 से काटोगे तो ये आपका 2 ऐसे लिखा रहेगा, ये 5 लिखा रहेगा, ये 1 रहेगा, ये आपका 1 हो गया। फिर एक बार 2 से कटेगा, 1 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया। एक बार 5 से और जाएगा, यानी ये सारे सारे आपके 1 यहाँ पे हो गए। अब इन सभी का गुणा करता 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, इन सभी गुणा करो, कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 540। क्या निकल के आ गया, 540 निकल के आ गया। तो हम क्या कह देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। एलसीएम निकालना सीख लेना, कैसे आप एलसीएम निकालें, क्योंकि आगे कई सारे सवाल आपके ऐसे पड़ेंगे जहां पे आपको एलसीएम की जरूरत वहां पे बार बार पड़ेगी। इस सवाल में यह पूछा जा रहा है 4 बहनों की औसत आयु, यानी 4 बहनों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनकी मां की आयु को भी सम्मिलित किया जाए तो औसत आयु आपके 5 वर्ष बढ़ जाती है, 5 वर्ष आपकी बढ़ जाती है। तो ये बताओ मां की उम्र कितनी यहां पे हो जाएगी। दोस्तों हमें एक चीज ये पता है कि आप बताओ औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये बताओ योग बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा औसत गुणे संख्या। पहले हम ये कह सकते हैं जो आपकी 4 बहनें, 4 बहनों की आयु का योग कितना हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, 4 बहनें जो थी वहां पे, 4 बहनें की आयु का योग क्या हो जाएगा, 4 गुणे 12, यानी जो आपका औसत संख्या गुणा कर दो कितना होगा, ये आपका 48 वर्ष यहाँ पे निकल के आ गया। अब देखो बोला गया जब मां की आयु को भी यहाँ सम्मिलित कर दिया जाता है तो जो औसत है ये क्या 5 वर्ष आपका बढ़ जाता है। तो अगर पहले औसत 12 था, 5 बढ़ा दो कितना हो गया, 17 हो गया। और संख्या क्या होगी, पहली 4 संख्या अब मां की संख्या और एक यहाँ पे ऐड कर दो, अब संख्या कितनी हो जाएगी, अब संख्या बता देंगे 5 हो जाएगी। अब ये बताओ योग क्या हो जाएगा, अब ये बताओ योग क्या हो गया, 5 लोग योग क्या हो जाएगा, जिसमें 4 बहनें और मां की उम्र है। तो यहाँ पे योग क्या हो जाएगी, संख्या कितनी होगी हमारी 5 हो गई, गुणे आप कर दोगे 17 कर दोगे, ये आपके हो गए 85 वर्ष, ये क्या होगी आपके 85 वर्ष यहाँ पे हो गई। अब बताओ मां की आयु क्या हो जाएगी, इसमें क्या होगा 4 बहनों की आयु आप माइनस कर दो, तो 85 में जब हम यहाँ पे 48 आप यहाँ पे क्या करोगे माइनस करो, क्या निकल गया 37 वर्ष आपका निकल के आ गया। तो ये 37 वर्ष क्या हो जाएगी, मां की उम्र वहां पे हो जाएगी। आप राइट आंसर क्या कह दोगे, 37 ईयर। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि आपके नागपुर एआरओ में ये सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक सवाल ये आता है, ये बताओ मनोज और पारस की आय का अनुपात 12:7 है। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4000 कम है तो मनोज और पारस की कुल आय कितनी है, कुल आय यहाँ पे कितनी है ये आपकी पूछी जा रही है। देखो यहाँ पे क्या दिया, देखो यहां बोल रहा है मनोज और पारस, यहां पे हमने मान लिखा मनोज लिख दिया, यहां पारस लिख दिया। जो इनकी आय का रेशियो है, मनोज को 12 रुपए मिल रहे, इनको 7 मिल रहे मान लो। अब यहाँ पे जो दिया 4000 कम है, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कितनी कम आप दिख रही है, कितनी कम दिख रही है, हम बता रहे हैं 5 का अंतर है, लेकिन 1000 में कितना अंतर दिया गया 4000 का, यहाँ 5 बराबर दिया गया, आपको 4000 दिया गया। तो ये बताओ एक बराबर क्या हो जाएगा, एक बराबर आप कितना बता दोगे, अब 55 40 कितना हो गया आपका 800 रुपए हो गया एक बराबर। अब पूछा जा रहा है
कि ये बताओ मनोज और पारस की कुल आय क्या हो, इनकी बताओ, इनका आय, कुल आय कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये बता दो, इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा, यानी 12 + 17, क्या कर दिया हमने, 12 + 7 यहाँ पे कर दिया। यानी अगर एक बराबर आपके 800 के दिया जा रहा है तो 12 + 17 कितना हो गया, ये आपका 19 बराबर कितना हो जाएगा। तो 19 बराबर क्या कर दोगे आप यहाँ पे 800 गुणे आप यहाँ पे 19 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15,200, क्या हो गया 15,200 आपका यहाँ पे हो जाता है। कितना जो 15,200 हो जाएगा, हम क्या कह देंगे, इनकी कुल आय कितनी हो जाएगी, ये आपकी होगी 15,200 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोल्हापुर एआरओ में सीधे सीधे आपके पेपर में पूछा गया था। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिए कैसे इसका आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक सवाल में ये पूछा गया, नीलम और रजनी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:11 होगा। रजनी की वर्तमान आयु बता दो, क्या आपकी यहाँ पे हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपका आता है ना, यहाँ पे हमें डिफरेंट को बराबर करना होता है। अगर आप इनका अंतर एक बार बराबर कर लोगे, आप इससे सारे सवालों के आंसर वहां बड़ी आसानी से आप दे सकते हो। यहां बोला गया नीलम और रजनी, यहां बात किसकी हो रही है, हमने लिख दिया यहां एक नाम आपने लिखा नीलम का, एक नाम लिखा नीलम का लिखा, एक नाम क्या लिखा, रजनी का नाम मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर इनका वर्तमान का देखो, वर्तमान का रेशियो क्या दिया गया, वर्तमान का अनुपात क्या है 6:5, यानी इनका अनुपात अगर 6 है, इनका क्या हो जाएगा 5 यहाँ पे दिया गया। उसके बाद बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद, यानी यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 6 वर्ष बाद, देखो 6 वर्ष बाद जो यहाँ पे दिया, ये कितना हो गया, इनका रेशियो हो गया 13:11 का यहाँ रेशियो हो गया। तो ऐसे जब भी सवाल आपके पेपर में आए पर इनका डिफरेंस चेक करो कितना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 और 5 के बीच में आपका एक अंतर हो रहा है, यहाँ पे कितना डिफरेंट हो रहा है आप बता रहे हैं, यहाँ पे 2 का अंतर हो रहा है, 2 का। तो यहाँ पे जो आपका ये अंतर है ये आपको बराबर करना होगा। अब ये बताओ, अगर एक को हमें 2 करना हो, इसे क्या करो 2 से आप गुणा करो, अगर यहाँ 2 से हुआ, इन ऊपर वाली संख्या 2 से गुणा कर दो, तो इसको 6 से गुणा करो, 2 से करोगे कितना हो गया, ये आपका हमने लिख दिया 12 हो गया। इसको 2 से गुणा किया, ये आपका हो गया 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा 13:11 लिखा, ये आपका देखो यहाँ बराबर लिख दिया। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट कितना बता रहे 2 का, यहाँ पे डिफरेंट कितना आप बता 2 का, बस इतना डिफरेंस बराबर आपका हो गया, मान लो सवाल आपका लग गया। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे इनके, यहाँ पे वो डिफरेंट कितना है, यहाँ पे केवल एक अंतर आ रहा है, यहाँ पे एक अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया 6 वर्ष बाद बात हो रही है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपका जो एक यूनिट है, एक यूनिट जो आपका ये अंतर, ये आपका 6 वर्ष के बराबर आपका यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये बताओ, अच्छा अब ये बता दो, अच्छा पूछा जा रहा है तो रजनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, रजनी की वर्तमान आयु बता दो कितनी वहां पे आपकी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, ये 12 है, ये 10 है, तो 1 बराबर 6 के है, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा, वर्षंग 72, क्या हो गया 72 वर्ष हो जाएगा। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो किसका हमसे पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है ये बताओ रजनी का। तो रजनी कौन से हो जाएंगे, रजनी का नाम कहां पे लिखा, ये लिखा, तो कितने वर्ष के हो जाएंगे 60 वर्ष के हो जाएंगे। आप राइट आंसर क्या बता दो इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, यानी रजनी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये आपके 60 वर्ष यहाँ पे हो जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सॉल्व करिए कैसे आप इसका आंसर यहाँ पे ला सकते हैं। देखो एक सवाल ये दिया जा रहा है, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती, संख्या का नाम, वो संख्या का मान बताओ कितना आपका हो जाएगा। ये आपके कोल्हापुर एआरओ में सीधे सीधे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा। यहां मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलना, आपका जब भी पेपर लगे आपके एग्जाम रिपीट क्वेश्चन बहुत आपसे वहां पे होगा। तो इसका आंसर आप सीधा सीधा कितना आप यहां बता दो। यहां पे लिखा हो 32% लिखा, वो 32% जो आपका क्या, देखो यहाँ पे क्या चीज आपकी दी है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। ये बताओ हमारी जो संख्या होती है ये आपकी 100% टोटल पहले होती थी, अब इसी 100% में जब हमने इसमें 32% माइनस आपने किया, ये कितना हो गया, ये आपका 68% हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हमारा दिया जा रहा है कि ये जो आपका 68% है ये बराबर आपका दिया गया 476 के बराबर आपका दिया गया है, यही दिया जा रहा है 476। अब ये होता 68% अगर 476 के बराबर है, 1% किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो गया
476 बटे आप यहाँ पे 68 कर दोगे, तो ये बताओ आपका 100% क्या हो जाएगा, वह संख्या पूछी जा रही, वह संख्या का मान बता दो। तो संख्या क्या थी हमारी 100% थी, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 467 बटे 68 गुणे क्या करो आप यहाँ पे 100 को, इसे सॉल्व करो कितना आएगा, इसे काटो कितनी बार 7 बार गया, 7 गुणे 100 कर दोगे कितना हो गया 700 आपका निकल के आ जाएगा। तो वो संख्या कितनी आपकी हो जाएगी 700 हो जाएगी। हम क्या कह दोगे ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, कोल्हापुर एआरओ में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछा गया था। देखिए परसेंटेज का एक लगभग उससे मिलता जुलता ही आपका सवाल ये भी आपका यहाँ पे हो जाए। इसको मैं थोड़ा आपको अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप इसे अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जहां से आपके आंसर जल्दी आ जाएगा। ये आपका आगरा यार जब क्वेश्चन पूछा गया था, यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। अब ये बताओ हम यहां ये लिख सकते हो, ये जो आपका 40% है, अगर यहाँ परसेंटेज हम हटा दें इसे हम 40 बटे 100 भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे ये 0 0 आपका एक कट गया, 2 से काटा 2 दूना 4 हुआ, ये आपका 2 पंचे 10 हुआ, यानी 40% को हम 2 बटे 5 भी तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यानी जो हमारी मेन संख्या थी वो आपकी क्या होगी 2 5 है। यहाँ पे तो सवाल में क्या दिया गया कि 40% में अगर 165 जोड़ा जाता है परिणामी वही संख्या मिलती। अब ये बताओ अब 2 में हम कितना जोड़ दें कि हमें 5 ही मिल जाए, तो हमें पता है 2 में हम कितना जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तभी तो 5 मिलेगा। तो यही चीज आपको दी जा रही, यहाँ पे ये आप हम 3 जोड़ रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया आपका 165 जोड़ा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका 3 यूनिट का मान हमें दे दिया गया 165 आपका दे दिया गया, तो 1 यूनिट का मान आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 3 से भाग कर दोगे 55 आपका हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है संख्या कौन सी हो जाएगी, संख्या हमारी मेन संख्या क्या है 5 आपकी थी। अब 1 बराबर 55 के है आपका, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा आप बताओगे 55 गुणे 5 यहाँ पे कर दोगे जो कि आपका 275 के बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता दोगे 275, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। मैं दोनों तरीके आपको बता दिए, एक पहला जो सवाल था वो अलग तरीके से था, ये आपका अलग तरीके से। तो जो तरीका आपको सही लगे आप इसका आंसर वहां पे देख सकते हैं क्या आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। जो भी तरीका आपको सही लगे आप वैसे इसकी प्रैक्टिस वहां पे कर लीजिएगा। देखो अगला सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है, एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:25 है, तो लाभ प्रतिशत बताओ कितना आपका यहाँ पे होगा। दो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये होता है आपका हमेशा क्रय मूल्य, वो लाभ परसेंटेज होता है कि आपका होता है प्रॉफिट क्या होता है आपका जो सेलिंग प्राइस होता है माइनस का जो क्रय मूल्य होता है ये आपका प्रॉफिट होता है, बटे क्या होता है आपका जो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य यानी जो आपका कास्ट प्राइस होता है। इसे जब आप 100 से गुणा कर दोगे ये आपका परसेंटेज में आपका निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे दिया जा रहा है क्या दिया गया 20:25, जो आपका 20:25 आपका दिया गया, यानी कोई सामान अगर आपके सीपी क्रय मूल्य 20 रुपए की थी हमने बेची कितनी 25 रुपए की, तो ये बताओ प्रॉफिट कितना हुआ। तो हम देख रहे हैं प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है 5 रुपए का हो रहा है। तो जितना प्रॉफिट आपका होगा आप उसे ऊपर यहाँ पे लिख दोगे और बटे क्या करो क्रय मूल्य कितना है आपका 20 है, यहाँ पे बटे क्या कर दो 20 लिख दोगे, परसेंटेज गुणे आप यहाँ पे 100 कर दोगे, तो 20 पंचा आपका 100 हुआ, 5 गुणे 5 किया यहाँ पे कितना हो जाएगा 25% यहाँ पे आप कर दोगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% का, हमें सीधा सीधा आपका प्रॉफिट हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप यहाँ पे ले लीजिएगा। देखो एक सवाल लगभग वैसा ये भी आपका आता है कि एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य में 3:4 के अनुपात में, तो लाभ या हानि का परसेंटेज बता दो क्या। सेम वही सवाल लगभग वही पैटर्न का, बस संख्याएं आपकी चेंज है और दूसरे एआरओ में सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या करोगे, दिया जा रहा है कि एक किताब के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, अगर देखो विक्रय मूल्य यहां जो आपका सेलिंग प्राइस है यहां लिखा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है 3 है आपका, क्रय मूल्य क्या है 4। अब ये बताओ आपने कोई सामान 4 रुपए में खरीदी, अगर उसे 3 रुपए में बेच दो तो आपको लाभ होगा या हानि होगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं हमें हानि होगी, कितनी हानि होगी 1 रुपए की हमें यहाँ पे हानि हो रही है।
अब जब आपको यहाँ पे 1 रुपए की हानि हो रही है, हमसे ये पूछा जा रहा है, ये बताओ लाभ हानि का परसेंटेज क्या है। तो जितना भी आपको लाभ हो या हानि हो, आप उसे रख दोगे 1। तो हमें भाई लाभ तो होगा नहीं, हमें हानि होगी। तो बटे क्या किया हमने, क्रय मूल्य लिखे। क्रय मूल्य कितना है आपका 4 है, बटे क्या 4 किया, परसेंटेज 100 से आप गुणा कर दो, कितना आ गया, ये भी आपका 25% हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, हानि हमें हो रही है। तो आप क्या कहोगे, 25% की हमें क्या हो जाएगी, आपकी हानि क्या होगी आपकी, आप बताओगे 25% की हमें यहाँ पे हानि आपकी हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25% की आपकी यहाँ पे हानि होगी, प्रॉफिट तो आपका बिल्कुल नहीं होगा वहां पे। इसके बाद दोस्तों आपका जो अगला सवाल है, इसमें यह पूछा जा रहा है, किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, उस धनराशि का 2/5 वार्षिक ब्याज की दर बताओ कितनी आपकी हो जाएगी। देखो यहां पे जो हमारा देखो साधारण, आपका जो साधारण ब्याज के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या दिया, सारी चीज लिखो। यहाँ पे क्या लिखा है, 10 वर्ष। समय क्या लिखा है, यहाँ पे समय दिया, आपको दिया गया 10 वर्ष, हमें क्या दे दिया गया, समय आपका दिया जा रहा है। फिर क्या बोला है, प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का, यानी कि अगर हमारी 5 रुपए धनराशि हमें 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो जो आपका क्या मिला है, जो आपका ब्याज मिला है, हम लिखते हैं जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, ये मिला 2 रुपए का। और जो मूलधन क्या है हमारा 5 रुपए है। पूछ रहा है ब्याज की दर बताओ, आर का मान बताओ क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें ये पता है जो आपका साधारण सिंपल ब्याज होता है, ये होता है मूलधन होता है गुणे दर होता है गुणे समय बटे 100 आप करोगे, यहां से आपका साधारण ब्याज आपका निकल आता है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज क्या है, यहाँ पे 2 रख दो, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2 बराबर मूलधन कितना है आपका 5 है, यहाँ रख दिया 5 गुणे आर का मान आपको निकालना है। समय कितना है आपका, समय हमने रख दिया 10 यहाँ पे रख दिया। अब बटे क्या किया आपने 100 यहाँ पे कर दोगे, 1 0 0 आपका कट गया, 5 से काटा 5 दूना 10 हुआ, ये आर इधर आ जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 4% यहाँ पे हो जाएगा। दर कितनी आपकी निकल के आ गई, 4% निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है। इसके बाद उसमें आपके रीजनिंग के सवाल होते, ये मान चलना बहुत इजी सवाल आते, ये आप कोई सवाल वहां पे गलत मत करिएगा। बस अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे, 5 सवाल के आंसर बड़ी आसानी से वहां पे आप दे सकते। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपके रीजनिंग के यहाँ पे आते हैं। देखो यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है। अब ये बताओ यहाँ पे क्या मान आपका आएगा। अब ये बताओ, जो 2 से 6 हुआ कितना बढ़ा, यहाँ पे हम बता रहे 4 आपका बढ़ रहा है, 6 से 12 हुआ कितना बढ़ गया, आप बताओगे कितना बढ़ रहा है, हमने बताया 6 आपका बढ़ गया। 12 से 20 हुआ, आप बता रहे हो कितना 8 बढ़ रहा है, यहाँ कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है। देखो हमें एक चीज ये लग रहा है कि ये संख्या आपकी सब में आपकी 2-2 बढ़ रही है, सब में आपकी ये 2-2 यहाँ बढ़ रही है सभी में, तो यहाँ भी आपकी 2 बढ़ जाएगी, तो 2 बढ़ेगी कितनी होगी 12 आपकी हो जाएगी। अब यही 12 आप इसमें जोड़ दो, तो आप कहोगे 30 और प्लस 12 ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर दोगे, कौन संख्या आ जाएगी, आप बताओगे 42 आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सीरीज का सवाल है, आपके पेपर एक सीरीज का क्वेश्चन कंफर्म है आपसे पूछा जाएगा, और बिल्कुल नॉर्मल सीरीज आती है, अगर थोड़ी मेहनत करोगे आप बड़ी आसानी से उसे वहां बना सकते हो। अब ये बताओ, दिए गए शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। अब इसमें से कौन सा आपका विषम है, यानी 3 तो एक जैसे हैं लेकिन आपका एक विषम है, ये पूछा गया था आपका जबलपुर एआरओ में। अब देखो एक चीज हमें ये पता, देखो यहाँ पे टमाटर, आलू, गाजर, प्याज, हम ये कह सकते हैं वो आलू हो गया, गाजर हो गया, प्याज हो गया, ये सारे तीनों क्या होते हैं जमीन के नीचे से आपकी खुदाई करके निकाले जाते हैं। लेकिन जो आपका टमाटर होता है, टमाटर आपके जो टमाटर पेड़ होते हैं उसके ऊपर ही तो लगता है टमाटर, यानी टमाटर ऊपर रहता है, और ये तीनों के तीनों क्या होते हैं जमीन की खुदाई करके आपके निकाले जाते हैं। तो हम क्या कह देंगे, टमाटर आपका इससे अलग हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाता है। इस सवाल में एक चीज ये पूछी जा रही है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में है, ये चीज आपसे पूछी गई थी, कहां पे, आगरा एआरओ में। अब ये बताओ, हमने कोई ये पॉइंट मान ले, हम यहां से चलना आप स्टार्ट कर रहे हो, पहले बोला गया है कि वो 10 किलोमीटर चलता है कहां पे, उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर हमने जो चल दिया कितना, 10 किलोमीटर हमने यहाँ पे चल दिया। फिर बोला गया है कि फिर वो दाएं मुड़ता, अब ये दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, अब यहां हम दाएं मुड़ गए,
यहाँ पे हम चले कितना 5 किलोमीटर हम यहाँ पे चल लिए। फिर बोल रहा है फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, फिर यहाँ पे दाएं मुड़ गया, फिर यहाँ कितना चल रहा है वो 10 किलोमीटर यहाँ पे आपका फिर ये आपका चल रहा है। अब ये बताओ अब वह किस दिशा में, अब ये बताओ अब इसकी दिशा ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ये दिशा आप क्या बता दो, हम तो बताएंगे क्या पूर्व दिशा। कौन दिशा हो जाएगी, ये आपकी पूर्व दिशा आपकी हो गई। इसका राइट आंसर सीधा सीधा आप क्या बता दो, पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाता है। एक सवाल दोस्तों ये आया था, ये बताओ यदि संख्या 2863 को दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए तो यह कैसा दिखेगा। दोस्तों जो आपका दर्पण प्रतिबिंब आप देखेंगे वहां बस जो संख्याएं लिखी जाएंगी उसको यानी कि लास्ट वाली को पहले लिख दो, पहली वाली लास्ट, ऐसे चेंज करते लो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका 3 क्या लास्ट में आप यहाँ पे कर दिया हमने पहले, फिर क्या कर दोगे 6 कर दोगे, 8 कर दोगे, 2 कर दो। इसमें कौन सा आंसर आ रहा है आप बताओगे, ऑप्शन नंबर 2 जो आपका दिया गया है ये राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। तो दर्पण प्रतिबिंब जब भी सवाल आएगा आप ये देखना कि लास्ट वाला पहले आ जाएगा, पहले वाला आपका लास्ट वहां पे चला जाएगा, ऐसे सॉल्व करोगे आप इसका आंसर वहां पे ला सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और आज की क्लास दोस्तों ये आपका लास्ट सवाल यहाँ पे हो जाता है और इसका आप ये कोल्हापुर एआर में पूछा गया था। दोस्तों एक बात ये ध्यान रखना, मैं जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते चलना, और इसके साथ जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स दे रखे हैं और 2020 से लेकर 2024 दो कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा के वो एक बार तैयार करते चलना। आपको यकीन दिलाता हूं जब पेपर आपका लगेगा आपके पेपर में 100% क्वेश्चन वहां दिखेंगे, बस जो चीजें बताई जाए उसे आप फॉलो वहां पे करते हुए चलिएगा। इस सवाल देखो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का सवाल यहाँ पे आ जाता है। इसमें बोला गया है यदि BALL को आपका CBOOO के रूप में कोड किया जाता है तो ये बताओ गेट को या GATE को आप कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये बताओ अगर B से आपका C हुआ क्या हुआ, देखो ABC, B के आगे हम एक आगे जाए C आगे, यहां हम कह सकते हैं क्या हो रहा है +1, एक हम इसमें जोड़ रहे हैं। अब ये बताओ A से आपका B हो गया, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं +1 जोड़ रहे हैं। अब L से आपका O हो रहा है, L से फिर हो रहा है, यहां भी हम क्या कर रहे हैं +1 आप यहाँ पे सभी में जोड़ रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं जो संख्या वो एक एक जैसी आप जोड़ोगे वो हमारी अगली संख्या आ जाती है। अब पूछा गया जा रहा है गेट को हम क्या लिखोगे, अब बताओ G में अगर आप 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, आप बताओगे G में 1 जोड़ा ये हमारा H हो गया, A में 1 जोड़ा आपका कितना हो गया ये आपका B हो गया, और T आपका हो गया 1 इसमें जोड़ो क्या हो जाएगा T में जैसे हम 1 जोड़ेंगे ये आपका U हो गया, और E में 1 जोड़ो कितना हो गया ये आपका F हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि HBUF ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट हमने जितने सवाल कराए सारे आप ध्यान रखना, जो डेली अपनी इस समय प्रैक्टिस सेट होगी उसे फॉलो करते चलना। आप जब भी पेपर देने जाओगे आपके पेपर यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आपको नजर आ जाएंगे। तो ओके दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक अगली प्रैक्टिस सेट, तब तक ले जय हिंद।